दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा, जो कि 31 अगस्त 2025 को होना है। और उस एग्ज़ाम में यहाँ पर अलग अलग जो सब्जेक्ट हमारे रहने वाले हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। सबसे ज़्यादा नंबर जो हमारा रहेगा पार्ट वो रहेगा इसमें विज्ञान का। तो विज्ञान विषय पर हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो विज्ञान का सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पर टॉपिक वाइज हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे और फिर इसके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको कंप्लीट यहाँ पर साइंस, मैथ्स, साथ ही सोशल साइंस और हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लास जो हैं आपकी जब तक एग्ज़ाम नहीं होती तब तक कंप्लीट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए, वीडियो को पूरा समझिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चनों को हल जरूर कीजिएगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो, साथ में आप ऐसे क्वेश्चनों को भी हल कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आज हमने जो टॉपिक हमारा लिया है वो हमारा टॉपिक रहेगा जीव वर्गीकरण, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने किया, कब किया, कैसे किया, किन आधार पे किया, सारे जो कॉन्सेप्ट हमारे रहेंगे वो उसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो जैविक वर्गीकरण है, जीवों का वर्गीकरण है, उसको हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा जैव वर्गीकरण। तो वर्गीकरण आखिर ऐसी क्या चीज़ होती है और इसको करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, किसने किया था, ये सारी बातें हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है उससे हम परिचय अपना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैव वर्गीकरण हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है जैव वर्गीकरण। तो जीवों का जो वर्गीकरण है आखिर क्या चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पर जो जीवों का वर्गीकरण है ये क्या चीज़ कहलाती है। तो जो भी हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हम देखें तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक जीवित, यानी कि एक लिविंग वर्ल्ड के रूप में यहाँ पर मौजूद है, जिसमें पक्षी भी आ जाते हैं, थलचर भी आ जाते हैं, जलचर भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के पूरी पृथ्वी पर जो भी हमारे जीवित या जीव होते हैं, उन सभी को यहाँ पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया। कैसे बांटा गया? जिस प्रकार से स्कूल होता है, स्कूल में हमारे ग्रुप बटे होते हैं, जैसे कि आर्ट्स का ग्रुप होता है, कॉमर्स का होता है, साइंस का होता है, मैथ्स वाले का होता है। तो यहाँ पर जैसे हमें 11th 12th में हमारे ऐसे क्लास के ग्रुप बटे होते हैं, सेक्शन बटे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है, ये कुछ चीज़ों को आसान करने के लिए। अब भाई, कॉमर्स या आर्ट्स या बायोलॉजी या मैथ्स के ग्रुप क्यों होते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई, जिनको मैथ्स में रुचि होती है वो सारे बच्चे मैथ्स के ग्रुप में होते हैं, जिनको साइंस में रुचि होती है वो साइंस में होते हैं, बायोलॉजी में होते हैं, जिनको आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है वो वहाँ पर होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव थे, वनस्पतियाँ थी, पौधे थे और सूक्ष्म जीव थे, सबको मिला करके जो भी सजीव थे उनको उनकी समानताएं, मतलब किन किन जीवों में कौन कौन से समानताएं मैच कर रही है उनको, और भिन्नताओं के आधार पर, मतलब उनमें समानताएं भी देखी गई, डिफरेंस भी देखे गए, और उनके आधार पर उनको ग्रुप्स में बांट दिया गया। ये जो चीज़ है ग्रुप्स में बांटना, यही हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। एक लाइन दो लाइन में डेफिनेशन हमने समझने का प्रयास किया। चलिए अब आगे इसमें हम बात करते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी, हमें क्यों जो जीवों का वर्गीकरण है आखिर उसको करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ऐसी वजह थी। तो देखिए, हम जीवों का जो वर्गीकरण है वो क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, बायोलॉजी का ही टॉपिक है, विज्ञान का ही टॉपिक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें इसमें, तो हमें जो क्लासिफिकेशन करना है या करना पड़ा, तो इजी स्टडी, यानी कि हम कुछ जीवों का, कुछ पौधों का, कुछ जंतुओं का यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अध्ययन में आसानी हो जाती है, इन चीज़ों के बारे में समझने में आसानी हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम विकास को समझ सकते हैं, किस प्रकार से एक जीव से दूसरे जीव, दूसरे जीव से तीसरे जीव, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई, उन जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, वो यहाँ पर हम समझते हैं इस क्लासिफिकेशन के माध्यम से। साथ ही साथ इसमें हम नई नई जो स्पीसीज होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, उनको हम पहचान कर सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। जैसे कोई नई प्रजाति जब खोजी जाएगी तो उसके बारे में, उस
उसको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा और बताया कि ये इसके लक्षण ऐसे ऐसे हैं, तो हमें उस प्रजाति के बारे में क्या होता है, पता चल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो अध्ययन है वो आसान हो, हम विकास को समझ पाएँ, प्रजातियों की पहचान, और भी ऐसे कई कारण यहाँ पर इसके रहने वाले हैं। पर मैंने यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं को ही इसमें शामिल किया है, ताकि हमारा कम समय में हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। अब देखिए, यहाँ पर बात की जाए कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, कब से आ रहा है, किसने किया है, ये सारी चीज़ें हमें हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार क्लियर होना चाहिए। तो यदि बात की जाए क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न जो रहने वाले हैं, जो आपको डाउट पैदा करेंगे यदि आप सीधे उनको डायरेक्टली देखते हैं, तो बिना कॉन्सेप्ट के, तो यहाँ पर वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। आप सीधा जो है डाउटफुल नहीं करेंगे जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले द्विजगत जो वर्गीकरण था, द्विजगत वर्गीकरण जिसे हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं, तो यहाँ पर द्विजगत वर्गीकरण जो था, ये सबसे पहले दिया था अरस्तु ने। ये आपको ध्यान रखना है, अरिस्टोटल, इनका नाम है अरस्तु और अरिस्टोटल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई द्विजगत, अब जगत का मतलब होता है हमारा पूरी जो पृथ्वी जगत है और जीवों का जो जगत है, तो उसको दो जगत में बांट देना, यानी कि दो पार्ट कर देना, उसकी दो भाग कर देना, तो वही चीज़ जो कहलाई वो कहलाई द्विजगत। अब द्विजगत यहाँ नाम से समझते हैं, द्वि मतलब दो जो है, तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, इसमें जो अरस्तु थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो था शुरू किया था, इसको शुरू किया था। और इन्होंने क्या किया कि द्विजगत के अंतर्गत जो जीव थे उनको मुख्य रूप से इन्होंने दो वर्गों में बांट दिया, एक में पौधे रखे, एक में जानवर रखे, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन रूप में यहाँ पर इन्होंने क्लासीफाई, मतलब इन चीज़ों को बांट दिया। अब कब किया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 384 से लेकर 322 बीसी में इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर बताई थी। तो यहाँ पर बीसी में है, काफ़ी पुरानी बात हो जाती है। और मुख्य रूप से इन्होंने यहाँ पर दो पार्ट में, यानी कि दो चीज़ों में, इनको दो वर्गों में बांटा था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इनका जो इन्होंने जब जो द्विजगत बताया था, तो यहाँ पर इन्होंने क्या है कि क्लासिफिकेशन बहुत ही बेसिक सा यहाँ पर था, यानी कि बहुत सिंपल सा किया था। ये बेस्ड ऑन मूवमेंट और न्यूट्रिशन, यानी कि इन्होंने कहा कि जानवर जो हैं वो चलते हैं, यानी कि जीव चलते हैं, और पौधे स्थिर रहते हैं। मतलब इस तरह से इन्होंने पौधों के जो जंतु हैं, हमारे जानवर हैं, उनकी मूवमेंट, और पौधे स्थिर प्रकृति के होते हैं। तो यानी कि दो रूप में इन्होंने इन चीज़ों को बांट दिया और कह दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे होते हैं। अब लेकिन एरिस्टोटल ने नाम नहीं दिया था टू किंगडम सिस्टम, बस एक आइडिया दिया था इन्होंने कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस प्रकार से इनका ये क्लासिफिकेशन था। अब देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन था ये पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप में नहीं था, सिर्फ ऐसे ही इन्होंने बात जो थी वो बताई थी। तो हमारे लिए कभी कभी प्रश्न यदि निकल करके आता है कि द्विजगत वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले की बात आती है, तो वहाँ पर हमारा उत्तर जो बनता है वो अरस्तु। यदि सन की बात की जाए तो वहाँ पर हमने सन का टाइम पीरियड भी देखा है। अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में इन चीज़ों को बता दिया। अब फिर आगे इन्हीं के कॉन्सेप्ट को आगे एक साइंटिफिक रूप देने के लिए यहाँ पर दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, कार्ल लिनियस, ये आते हैं। और फिर इन्होंने वापस से सन 1707 से 1778 सी के मध्य यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर रूप से जो द्विजगत वर्गीकरण था उसको एक साइंटिफिक रूप दिया, यानी कि एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक रूप में इन्होंने उसको क्लासीफाई यहाँ पर किया। उन्होंने बेसिक रूप में दे दिया था और यहाँ पर इन्होंने साइंटिफिक रूप में दिया। तो अब प्रश्न आता है जैसे कि भाई द्विजगत किसने दिया, तो आपको प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाए साइंटिफिक रूप से किसने दिया था, तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है कार्ल लिनियस। अब देखिए, इन्होंने जो इनकी पुस्तक है, पुस्तक से भी अक्सर प्रश्न आता है कार्ल लिनियस की जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो सिस्टमा नेचुरी जो है वो यहाँ पर इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक में भी इन्होंने सन 1758 में यहाँ पर जीवों को दो भागों में साइंटिफिक रूप से क्लासिफाई किया है।
और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। अब देखिए प्लांट और एनिमल में उन्होंने भी यहाँ पर बताया था, पर उन्होंने सिर्फ बेसिक रूप में बताया और इन्होंने यहाँ पर इसे एक क्लासिफिकेशन, एक साइंटिफिक सिस्टमेटिक रूप में यहाँ पर दिखाया। तो वहाँ पर द्विजगत वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा जो उत्तर बनता है, मतलब निकल करके आता है प्रश्न जो बनता है, वहाँ पर उत्तर जो है ज़्यादातर आपका कार्ल लिनियस बनेगा। पर यदि सबसे पहले की बात आती है किसने ये प्रस्ताव दिया था या किसने कहा था, तो फिर आपका उत्तर वहाँ पर अरस्तु बनेगा। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब लीनियस जो थे, कार्ल लिनियस, तो इन्होंने क्या एक प्रॉपर सिस्टम बनाया और टैक्सोनॉमी जो थी, वर्गीकरण को एक साइंटिफिक रूप प्रदान किया था, इसलिए इनका नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में। अब यहाँ पर टाइमलाइन की बात की जाए तो टाइमलाइन समरी के रूप में हम याद रख सकते हैं 350 बीसी में एरिस्टोटल ने फर्स्ट बेसिक रूप से यहाँ पर इनको दिखाया था, और जो कि एनिमल और प्लांट्स के रूप में उनके बिहेवियर और न्यूट्रिशन के मूवमेंट के आधार पर था। वहीं पर कार्ल लिनियस ने सन 1758 में यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन दिया था टू किंगडम सिस्टम, जो कि एक साइंटिफिक रूप से और सिस्टमेटिक रूप से यहाँ पर था। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो एरिस्टोटल ने शुरुआत जरूर की थी, लेकिन वो जानकारी जो थी पूरी तरह इनफॉर्मल थी, और द्विजगत वर्गीकरण जो कार्ल लिनियस ने किया एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक रूप से किया, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई। अब देखिए जब हम कुछ करते हैं तो प्रयास तो किया, पर फिर भी कुछ कमियां रह गई। अब कमियां क्या थी वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यदि कमी की बात की जाती है तो कमियों में जो कवक थे, जीवाणु थे, उन्हें कोई भी किसी भी जगत में नहीं रखा गया। मतलब उनमें कुछ जीवों से समानताएं होती है, असमानताएं होती है, विभिन्नताएं होती है, पर इनको यहाँ पर जगह नहीं दी गई। इन्हें ना तो पौधे वाले जगत में रखा गया, ना ही जो हमारा दूसरा जंतु जगत था उसमें रखा गया। तो यहाँ पर इन्हें कोई जगह नहीं मिली। तो भाई वर्गीकरण कैसा हुआ, जब कुछ जीव यहाँ पर जो है बच जाते हैं, शेष रह गए, तो फिर ये क्लासिफिकेशन कैसा, तो मतलब ये उसकी लिमिटेशन मान सकते हैं या उसकी कमी मान सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर रह गई। साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ एक कोशी के जीव थे, उनको भी ठीक तरह से क्लासिफाइड यहाँ पर नहीं कर पाए थे, वेल क्लासिफाइड वो नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पर एक कोशी के जीवों का वर्गीकरण जो था वो भी अधूरा इसमें रह गया था। अब ये जब चीज़ें यहाँ पर देखी गई, इनके बाद वाले कुछ वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अच्छे से यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो वो करेंगे। तो अब यहाँ पर एक नए वैज्ञानिक जो है आर.एच. विटकर साहब, ये निकल करके आते हैं और ये आते हैं 1969 में। यहाँ पर कार्ल लिनियस ने 1758 में अपना क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें कमियां निकली, तो 1969 में यहाँ पर आर.एच. विटकर आए और इन्होंने फिर आकर के कहा कि मैं पूरी तरह से यहाँ पर जितने भी हमारे पृथ्वी पर जीव हैं, पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सभी को मैं यहाँ पर पूरी तरह से क्लासीफाई कर दूंगा। और जब ये क्लासीफाई करने के लिए आते हैं तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर अपना एक पंचायती राज लागू करूंगा, जो कि होगा 5 जगत वर्गीकरण के रूप में, यानी कि वहाँ पर 2 जगत में बांटा गया था और यहाँ आकर के वही चीजें इन्होंने 5 जगत में यहाँ पर बांट दी। तो अब प्रश्न यहाँ आपके लिए बनता है 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो यहाँ पर उत्तर आपका निकल के आएगा आर.एच. विटकर। कब दिया, तो 1969 में यहाँ पर ये दिया था। अब देखिए इन्होंने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया, तो इन्होंने क्या किया, 5 जगत वर्गीकरण में पहला जगत इन्होंने बनाया मोनेरा जगत। यहाँ पर 5 जगत में बांट दिया। एक बनाया मोनेरा जगत, एक बनाया प्रोटिस्टा, एक बनाया यहाँ पर फंजाई, और इसी के साथ साथ अगला जगत यहाँ पर बनाया प्लांटी, और प्लांटी के साथ में यहाँ पर अगला है एनिमेलिया। तो यहाँ पर पांचों जगत को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये जो 5 जगत थे, ये इन्होंने जितने भी जीव थे उन जीवों को यहाँ पर इसमें बांट दिया। अब समझते हैं कि आखिर मोनेरा जो होता है वो क्या होता है, प्लांटी क्या होता है, एनिमेलिया क्या होता है। तो चलिए एक एक के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हम कुछ बेसिक बातें इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर जो किंगडम मोनेरा होता है, तो मोनेरा जगत जो होता है, ये क्या होता है कि इसमें जो जीव हुआ करते हैं ये बिल्कुल एक कोशिकीय जीव हुआ करते हैं।
है ना, मतलब यूनिसेल्युलर होते हैं। और इनके अंदर जो सेल होती है या कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर होती है। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, इनके ऊपर बहुत से प्रश्न बन सकते हैं और बहुत से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यूकेरियोटिक का मतलब क्या होता है। तो इन चीज़ों को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसी के आगे, कोशिकीय झिल्ली रहित। मतलब ये है तो एक प्रकार की यहाँ पर सेल, एक कोशिका है, पर यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस जो होता है, यानी कि केंद्रक जो होता है, सेल है पर यहाँ पर कोई भी केंद्रक नहीं है। अब एक सेल जो है, मान लीजिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ और एक सेल ये बना देता हूँ, इसमें यहाँ पर केंद्रक होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इस प्रकार से इसमें तरह तरह के जो कोशिका के अंग होते हैं, न्यूक्लियस के साथ साथ कोशिकांग होते हैं। तो ये हमारी जो होती है, ये यूकेरियोटिक कोशिका यहाँ पर कहलाती है। और जो कोशिका जिसमें डीएनए होता है, तो वो एक धागे के रूप में, तंतु के रूप में सिर्फ बिखरा हुआ रहेगा, कोई भी केंद्रक नहीं होता है। तो ये जो सेल बनती है हमारी, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग ठीक तरह से मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो वो यहाँ पर हमारे लिए रहेगी एक प्रोकैरियोटिक और ये रहेगी यूकेरियोटिक। अब इन दोनों को थोड़ा सा इस प्रकार से समझिए कि एक व्यक्ति है जिसका घर बिल्कुल सिंपल सा है, घर में लिए घर है नाम के लिए, पर जो भी लग्जरीज हमें घर के अंदर चाहिए वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पर घर वही है, व्यक्ति वही है, पर उसके पास घर ऐसा है कि इसमें सारी लग्जरीज, एसी है और वेल यहाँ पर डिज़ाइंड है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर परफेक्ट रूप से उस व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार घर के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ घर है नाम का, गुजारा हो रहा है, चल रहा है, रह रहे हैं, सो रहे हैं। और यहाँ पूरी तरह एक सर्व सुविधा युक्त चीज़ें आपके लिए उपलब्ध है। तो ये हमारे लिए यूकेरियोटिक है और ये हमारे लिए प्रोकैरियोटिक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जो है, मतलब एक जो होती है जिसमें कोशिकांग पूर्ण रूप से नहीं होते हैं और सिर्फ नाम के होते हैं, और यहाँ पर ये पूर्ण रूप से होते हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर जो मोनेरा जगत के जीव हैं, इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। उदाहरण के देखें, बैक्टीरिया, नीलहरे, शैवाल वगैरह आदि होते हैं। अब देखिए, जो दूसरा जगत आता है यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत के जीव जो हुआ करते हैं, ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। यानी कि पानी में तरह तरह का पानी हो सकता है, मीठे जल में पाए जा सकते हैं, खारे जल में पाए जाने वाले स्थानों पर भी मिलते हैं, जैसे झील, तालाब, नदियाँ, समुद्र। अब इनके कुछ उदाहरण जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना आदि। मिट्टी, नमी वाली मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं, जहाँ पर थोड़ी सी नमी हो, यहाँ जीव ये रह सकते हैं। अन्य जीवों के शरीर के अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीवों की बात यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए, प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्टा जगत का जीव है और ये मलेरिया फैलाने का काम करता है। मनुष्य के शरीर में ये पाया जाता है। तो हमारे अंदर प्लाज्मोडियम जो होता है वो पाया जाता है। एक तरह का क्या है, प्रोटिस्टा जीव है, पर ये यहाँ पर मलेरिया फैलाने का कार्य करता है। काई और पौधे की सतह पर भी जैसे कुछ शैवाल होते हैं, ये होते हैं। तो यहाँ पर इनकी कुछ खास बातें यदि देखी जाए तो एक कोशिकी या बहुकोशी भी हो सकते हैं, कुछ जीव यहाँ पर बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। और अधिकांश प्रोटिस्टा जो होते हैं वो सूक्ष्म रूप से छोटे होते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं। और खास करके ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और कुछ यहाँ पर परपोषी भी हो सकते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम को हमने देखा, तो कुछ यहाँ पर स्वपोषी भी होंगे और कुछ यहाँ पर परपोषी, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना सके, परपोषी मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड यहाँ पर रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये थे प्रोटिस्टा जगत के जीव, जिसमें ये पानी के अंदर रह सकते हैं, खारे पानी के अंदर रह सकते हैं, मीठे पानी के अंदर रह सकते हैं, जीवों के अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, सूक्ष्म होते हैं और एक कोशी की भी हो सकते हैं और बहुकोशी की भी हो सकते हैं। अब आगे बात की जाए यहाँ पर तीसरे जगत की, तो तीसरा जगत जो हमारा आता है वो आता है फंजाई जगत, जो कि एक तरह से फंजाई यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो ये जीव जो होते हैं बहुकोशी के होते हैं, ईस्ट को छोड़ करके, और मृत जीवी होते हैं। जैसे
मृत और सड़ी गली चीज़ों से ये अपना पोषण जो होते हैं वो प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम है, यीस्ट है और फफूंद जो होती है वो। तो यहाँ पर इस प्रकार के जीव जो हैं ये फंजाई जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं। आगे बात की जाए, अगला जगत जो है प्लांटी, प्लांट यानी कि पौधे से आप समझ सकते हैं। प्लांट जो होता है वो पौधे होते हैं और यहाँ पर जो प्लांटी जगत होते हैं यहाँ के जीव क्या होते हैं, स्वपोषी होंगे। मतलब ये खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ कुछ अपवाद स्वरूप हो सकते हैं ऐसे पौधे, परंतु स्वपोषी होते हैं, बहुकोषी के रहेंगे और साथ में स्वयं भोजन बनाएंगे। इनके अंदर एक खास प्रश्न बनेगा सैलवॉल का। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है, सैलवॉल इनमें प्रेजेंट होगी। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह, घास, हम कोई भी उदाहरण प्लांट का यहाँ पर रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये जो हमने वर्गीकरण देखा, इसमें लास्ट वाला जो जगत बनता है, किंगडम बनता है, वो है एनिमेलिया। क्योंकि 5 जगत यहाँ पर पूरे कंप्लीट आपकी होंगे। तो देखिए 5 जगत जो था, 5वां जगत जो था एनिमेलिया, तो यहाँ पर जीव थे कि बहुकोशी के रूप में थे, परपोषित थे। अब देखिए हम भी जो हैं वो यहाँ पर एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो भोजन बाहर से लेते हैं, एनिमल्स से आप समझ सकते हैं, एनिमल्स मतलब जंतु, और जंतु में हम भी आएंगे। तो यहाँ पर एनिमेलिया जो जगत है उसमें ये सभी जीव जो होते हैं परपोषी होते हैं, भोजन बाहर से लेते हैं, यानी कि हम पौधे पर, दूसरे जानवरों पर, इन पर डिपेंड होते हैं। सेलवॉल हमारे अंदर नहीं होगी, सेलवॉल सिर्फ प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और इनके कुछ उदाहरण देखे जाएं तो यहाँ पर मनुष्य, शेर, कीट आदि जो होंगे वो यहाँ पर इनके उदाहरण होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो 5 किंगडम देखे, 5 किंगडम्स देखे, तो यहाँ पर थोड़ा सा याद, आप फर्स्ट टाइम यदि देख रहे हैं सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को, तो हो सकता है आपको याद रखने में परेशानी हो। तो यहाँ पर एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपको दी जा रही है, मम्मी PF पास करवा दो। तो यहाँ पर इससे आपके सारे जो जगत होंगे वो एक लाइन में क्लियर हो जाएंगे। मम्मी से मोनेरा बन जाएगा, P से प्रोटिस्टा बन जाएगा, F से फंगाई बन जाएगा, फंजाई बन जाएगा, और P से यहाँ पर प्लांटी और A से यहाँ पर एनिमेलिया। तो मम्मी PF पास करवा दो। जब आप बोलेंगे तो आपको 5 जो किंगडम्स होंगे वो आपकी ज़बान पर यहाँ पर उनके नाम होंगे। अब देखिए इनमें यदि आप देखे जाएं तो यहाँ पर एनिमल मतलब जंतु, जंतु कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, बहुकोशी की होते हैं, नो सेलवाल होगी। प्लांट के अंदर यदि देखेंगे तो यहाँ पर सेलवाल होगी, बहुकोशी की भी रहेंगे। और ये पौधे होते हैं, तो पौधे के हम कोई भी उदाहरण यहाँ पर सकते हैं, फंगस है, फफूंदी है। तो यहाँ पर जो होगा ये फंजाई या नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर एक प्रोटिस्टा रहेगा, एक मोनेरा रहेगा। मोनेरा जो होंगे बिल्कुल एक कोशी के होंगे, सरल वाले जीव होंगे। और प्रोटिस्टा जो हैं वो पानी के अंदर रहने वाले यहाँ पर जीव रहेंगे, जो कि अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, इस प्रकार के। अब ये तो यहाँ पर हो गए हमारे 5 जगत वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण जो था ये किसने किया था, RH विटकर ने। और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर सभी जीवों को एक व्यवस्थित रूप में बांट दूंगा, 5 जगत में क्लासिफाई कर दूंगा। परंतु फिर भी यहाँ पर कुछ कमियां रह जाती है ना। अब क्या कमियां रह गई, तो यहाँ पर जो वायरस थे यानी कि विषाणु थे, इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग, ना तो ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है। मतलब विषाणु जो है, आपको ध्यान रखना है, अक्सर ये प्रश्न आता है कि विषाणु सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं। तो विषाणु या वायरस जो होते हैं ये ना तो सजीव हुआ करते हैं ना ही ये निर्जीव होते हैं। इन्हें दोनों के बीच की एक कड़ी कहा जाता है। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, तो वायरस है, विषाणु। अब जो 5 जगत हमने देखे, तो उन 5 जगत में से किसी भी जगत में इनको नहीं रखा गया है, यानी कि किसी भी जगत में इनको कोई भी जगह यहाँ पर नहीं दी गई। ये बात ध्यान रखिएगा, 5 जगत में से किसी भी जगत में इनको शामिल नहीं किया गया है। अब ये क्या है, ये विषाणु जो होते हैं ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही जीवन के गुण या जीवित गुण दिखाई देते हैं। जब तक ये कोशिका के अंदर हो तब ये जिंदा बन जाते हैं, और बाहर रहते हैं यानी कि कोशिका के बाहर या कहीं पर पड़े हुए हैं तो ये एक निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये एक तरह से निर्जीव भी हैं, सजीव भी हैं, दोनों तरह के लक्षण प्रकट करते हैं।
तो जो क्लासिफिकेशन उनमें उनको समझ नहीं आया कि भाई इसको कहाँ पे रखा जाए, किस में रखा जाए, तो इसको कोई भी जगह यहाँ पर नहीं दी गई, इसको अवॉइड कर दिया गया। अब ये जो है सजीव के जैसे गुण भी रखते हैं, जैसे जीवित कोशिका में पहुंच जाते हैं वहां पर ये जनन कर सकते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, इनके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, तो इनके अंदर कुछ लक्षण जीवों जैसे भी हैं। तो इसलिए क्लासिफिकेशन में इनको कोई भी जगह नहीं दी गई है, ये आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए, ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट था। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन हमने देखा तो इसका क्या महत्व निकला, तो यहाँ पर जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें हम देखा कि अलग अलग तरह के जीव थे, उनमें कुछ समानताएं भी थी, उनके आधार पर यहाँ पर ग्रुप्स बनाए गए थे, और यहाँ पर औषधि, कृषि आदि में लाभदायक इनके उपयोग होते हैं, हम इनका सरल रूप से अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन है उसका इम्पोर्टेंस बन जाता है। अब यहाँ पर जो टॉपिक हमने बात की है उस टॉपिक के ऊपर अब हमारे जो है इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये क्वेश्चन उसी हमारे उस पर आधारित होंगे जिस पे हमने यहाँ पर इन चीज़ों को समझा है। तो चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं, और प्रश्न में यदि हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे लिए निकल करके आता है, जो कि है विटकर ने कितने जीव जगतों की परिकल्पना यहाँ पर की थी। ये हमारे लिए प्रश्न बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बात की थी तो विटकर थे, इन्होंने यहाँ पर जो जीव जगत की कल्पना की थी तो वो यहाँ पर इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण की कल्पना की थी, और इन्होंने 5 जगत में जीवों को बांटा था, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के रूप में थे। कब दिया था ये भी आपको ध्यान रखना है, तो 1969 में यहाँ पर आर एच विटकर का जो क्लासिफिकेशन है ये दिया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार के कोशिकी संरचना रखते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक दोनों या फिर नॉन सेल्यूलर। तो यहाँ पर बात की जाए साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये नील हरे शैवाल होते हैं, और इनके अंदर जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, यानी कि नाम मात्र की जो सेल होगी वो यहाँ पर रहने वाली है, जो सर्व सुविधा युक्त है वो यहाँ पर नहीं होगी, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक रहेगी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कवक में मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिका भित्ति होती है, तो कवक जो होते हैं इनके अंदर कोशिका भित्ति सेलुलोज, प्रोटीन, काइटिन या ग्लाइकोलिपिड्स की, तो यहाँ पर जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है, जो कीटों की बाहरी संरचना में भी पाया जाता है। इसी के साथ में अगला प्रश्न लेते हैं, लाइकेन किसका संयोजन होता है, तो लाइकेन शैवाल कवक, कवक बैक्टीरिया, कवक वायरस या शैवाल परजीवी का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शैवाल लाइकेन जो होता है ये शैवाल और कवक का यहाँ पर संयोजन होता है, तो यहाँ पर शैवाल और कवक हमारा उत्तर होगा। शैवाल भोजन देता है, कवक सुरक्षा प्रदान करता है, नमी प्रदान करता है, और इस प्रकार का इनका संबंध सहजीवी संबंध भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा यहाँ पर प्रोटिस्टा जीव है, तो राइजोसोपस है, युग्लिना, मशरूम या फिर मांस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं युग्लिना जो होगा ये एक प्रोटिस्टा है, और ये प्रकाश संश्लेषण और परपोषण दोनों ही कर सकता है। अगला प्रश्न है, स्लाइड्स मोल्ड्स में खाद्य सेवन किस प्रकार से होता है, तो स्लाइड्स मोल्ड्स जो होते हैं इनमें खाद्य सेवन जो होता है ये किस प्रकार का होता है, फिल्टर फीडिंग होती है या फिर एंडोसाइटोसिस होता है, पिनोसाइटोसिस होता है या अब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर बात की जाए इनके अंदर एंडोसाइटोसिस होता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। ये जो होते हैं ये मृत जीवों को एंडोसाइटोसिस के द्वारा निगल कर पोषण प्राप्त करने वाले जीव होते हैं, स्लाइड्स मोल्ड्स, यानी कि ये कवक हैं। तो ये क्या करते हैं कि मृत जीवों से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, एस्कोमाइसिटीज को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है, तो देखिए एस्कोमाइसिटीज जो है क्लब फंजाई, बोरी फंजाई, अस्थायी फंजाई या असंपूर्ण फंजाई। तो इन्हें बोरी फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। थैलेनुमा इनकी संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना जो होती है जिसे एस्कस कहते हैं, एस्कस होती है जिसमें स्पोर्स बनते हैं, इसलिए इनका जो है बोरी फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। फंजाई किस प्रकार का पोषण जो है ये प्राप्त करते हैं, तो स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं या फिर फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं या कृमि नाशी होते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए जो फंजाई जो होते हैं ये यहाँ पर परपोषी होते हैं,
यानी कि मृत सजीव पदार्थों को विघटित करके ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर, वैसे हम मृतजीवी भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये परपोषी रूप में अपना भोजन जो है प्राप्त करेंगे। आगे देखिए, प्लाज्मोडियम किस वर्ग का जीव है? हमने बात की थी मलेरिया फैलाने वाला जो जीव है प्लाज्मोडियम, तो ये एक प्रोटिस्टा जगत का जीव होगा और जो कि मलेरिया फैलाता है, प्रोटिस्टा जगत का जीव है। कौन सा जीव दो नाभिक रखता है? यहाँ पर दो न्यूक्लियस इनके सेल के अंदर देखने को मिलते हैं यहाँ पर, तो यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, स्पायरोगारा। तो यहाँ पर होगा पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है इसमें एक बड़ा मैक्रो न्यूक्लियस और एक छोटा माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो होता है। नीलहरित शैवाल में से कौन सा वर्णक इनमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? तो यहाँ पर क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, फाइक्रोइथिन। तो यहाँ पर होता है क्लोरोफिल ए इन नीलहरित शैवालों के अंदर, जो कि प्रकाश संश्लेषण हेतु जो वर्णक होता है वो होता है। अब अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर वायरस को जीव माना जाता है, तो वायरस सजीव है निर्जीव है, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं टॉपिक के अंदर। वायरस जो होता है ना तो सजीव है ना निर्जीव है, पर उसको सजीव कब माना जाएगा? जब वो निर्जीव पदार्थ के संपर्क में हो, जीवित कोशिकाओं के बाहर हो, जीवित कोशिकाओं के भीतर हो, पोषण प्राप्त करते हो। तो यूं समझिएगा, जब वो कोशिका के अंदर पहुंच जाए तो समझिए कि उसमें जान आ जाती है, वो जिंदा हो जाता है। और जब वो कोशिका से बाहर यानी कि आउट ऑफ बॉडी होता है, तो वहां पर वो कुछ नहीं करता है, एक निर्जीव पदार्थ की तरह पड़ा रहता है। तो यहाँ पर जिंदा जब होगा जब वो शेल के अंदर पहुंचेगा। आगे देखिए, सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो हैं किस जगत में आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं ये किस जगत में आएंगे? तो इनके ऊपर हमने बात की थी। सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, और मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया, आर्की आदि जो होते हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। तो उत्तर बन जाता है यहाँ पर हमारा मोनेरा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, वायरस में किस प्रकार का जीनोम जो होता है ये पाया जाता है? तो वायरस के अंदर किस प्रकार का जीनोम पाया जाएगा? केवल डीएनए, आरएनए, या दोनों में से कोई नहीं, या दोनों एक साथ? तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। दोनों में से कोई नहीं नहीं है यहाँ पर, दोनों में से कोई, मतलब किसी के अंदर कुछ वायरस में आरएनए होता है और कुछ वायरस में डीएनए होता है। जैसे चेचक का वायरस होता है, इसमें डीएनए होता है, और HIV वायरस होता है, ये आरएनए वाला होता है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी यहाँ पर हो सकता है। अगला प्रश्न आता है, एगार किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, एगार जो होता है ये हमें प्राप्त होता है यहाँ पर शैवालों के रूप से। शैवालों के माध्यम से एक जेल जैसा पदार्थ होता है, ये प्राप्त होता है, और माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, बैसिडियो माइसेटीज में किस प्रकार के स्पोर्स जो होते हैं ये बनते हैं? तो यहाँ पर बैसिडियो माइसेटीज के अंतर्गत जो स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं एसके स्पोर्स, या बैसिडियो स्पोर्स, या फिर कोनिडिया, या जूओ स्पोर्स। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा बैसिडियो स्पोर। तो ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। कौन सा जीव यहाँ पर थैलस शरीर वाला होता है? तो थैलस शरीर जो वाला जीव होता है, फर्न है, कवक है, आम है, पपीता। तो यहाँ पर जो कवक होता है ये यहाँ पर थैलस शरीर वाला जीव होता है। थैलस का मतलब होता है अविकसित शरीर, मतलब पूरी तरह विकसित शरीर नहीं होता है, और जिसमें जैसे कि कुछ पौधे होते हैं जैसे जिसमें जड़, तना, पत्ती आदि का विभाजन होता है पौधे के अंदर। तो ऐसा कवक में यहाँ पर ये चीजें नहीं होती है। तो एक थैलस यहाँ पर थैलसनुमा शरीर होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असंपूर्ण कवक है? तो असंपूर्ण कवक के अंतर्गत हम किसे रखेंगे? तो यहाँ पर एस्परजिलस है, राइजोसोपस है, पेनिसिलियम है, या एथलेट फुट फंजस है। तो यहाँ पर एस्परजिलस जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। असंपूर्ण कवक के रूप में ये जाना जाता है, और असंपूर्ण कवक में यौन जनन ज्ञात नहीं होता है। एस्परजिलस जो होता है ये इसका एक उदाहरण यहाँ पर हम ले सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया किन परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये किन परिस्थितियों में जिंदा रह सकते हैं? सामान्य, मध्यम, अत्यंत विषम परिस्थितियां, कम तापमान। तो यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये अत्यधिक विषम परिस्थितियों में भी जिंदा रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अम्लीता वाला वातावरण हो, या फिर गर्म वातावरण हो, गैसी वातावरण हो बहुत ज़्यादा, उसमें भी ये जीव जो है जिंदा बने रह सकते हैं। इसलिए ये विषम परिस्थिति के जीव जो होते हैं ये कहे जाते हैं। होलोफिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो होलोफिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं अम्लीय झील, मीठे पानी, अत्यधिक लवण, क्षारीय भूमि,
तो अत्यधिक लवणीय जल में भी ये जीव जो होते हैं होलोफिटिक आर्कीबैक्टीरिया, अत्यधिक नमक वाले पानी की उपस्थिति में भी ये जिंदा रहते हैं यहाँ पर। आगे देखिए स्पायरोगारा किस जगत का सदस्य है। तो स्पायरोगारा यहाँ पर फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा या मोनेरा। तो यहाँ पर स्पायरोगारा जो है ये आता है प्लांटी के अंदर, और ये एक प्रकार का शैवाल होता है जो हरित लवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए इसको प्लांटी के अंतर्गत रखा गया है। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से क्या होता है। तो इसमें हम बात कर चुके हैं, काइटिन की ये बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलियम में किस प्रकार के स्पोर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो पेनिसिलियम में यहाँ पर स्पोर्स जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो पेनिसिलियम के अंदर स्पोर्स जो होते हैं ये होते हैं कोनोडिया के रूप में, और कोनोडिया के माध्यम से ये पेनिसिलियम अलैंगिक जनन के द्वारा कोनोडिया नामक जो होते हैं स्पोर्स इसमें बना करते हैं। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कौन सा कीट कार्य करता है। तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, जूं। तो मच्छर होगा, और इसी के माध्यम से मलेरिया जो होता है वो फैलता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रोटिस्टा जगत का जीव है जो कि हमारे अंदर भी पाया जाता है। फंजाई का जनन जो होता है वो कैसे होता है। तो फंजाई के जनन की बात की जाए, यहाँ पर केवल यौन रूप से होता है या अलैंगिक होता है, दोनों तरीके से होता है, विखंडन द्वारा होता है। तो दोनों यौन और अलैंगिक दोनों ही तरीके से यहाँ पर इसमें होता है। तो फंजाई में दो प्रकार का जनन हमें देखने को मिलेगा, यौन यानी कि स्पोर्स के द्वारा, और अलैंगिक जो होती है कोनोडिया या जूस स्पोर्स आदि के माध्यम से होता है। आगे बात की जाए डायटोम्स की कोशिका भित्ति होती है। तो डायटोम्स की कोशिका भित्ति जो होती है ये किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर ये सेल्यूलोज की होती है, चूना, सिलिका या स्टार्च की। तो यहाँ पर ये होती है सिलिका की, और डायटोम्स की कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है। आगे लेते हैं, विटकर की प्रणाली में प्रोटिस्टा जगत में कौन से जीव आते हैं। सभी यूकैरियोटिक, बहुकोशिकी, प्रोकैरियोटिक या फिर एक कोशिकी यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं ये इसमें आते हैं, इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, वायरस किस कारण से सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। तो यहाँ पर वायरस जो होते हैं केवल डीएनए होता है, निर्जीव पदार्थ के बाहर कोशिका झिल्ली की होती है, जीवित कोशिका के अंदर ही प्रजनन करते हैं। तो देखिए यानी कि मुख्य खास बात होती है जीवित कोशिका के अंदर ये जिंदा बन जाते हैं, उसके अंदर प्रजनन कर सकते हैं, संख्या बढ़ा सकते हैं, दूसरे और वायरस पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है। तो वायरस के द्वारा होने वाला रोग यहाँ पर जो होगा वो हो जाता है पोलियो। यहाँ पर वायरस के माध्यम से होने वाला रोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवक एंटीबायोटिक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइजोसोपस, पेनिसिलियम, एगरिस्कस या फिर एस्परजिलस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पेनिसिलियम जो है ये यहाँ पर एक एंटीबायोटिक थी जो सबसे पहले यहाँ पर पेनिसिलिन जो थी ये प्राप्त की गई थी। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन जो थी ये प्राप्त की गई थी। आगे बढ़ते हैं, युग्लिना को किस कारण से पौधों और पशुओं दोनों में इसको रखा जाता है। किस कारण से पौधा और पशु दोनों में इसको हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, द्विकोशिक होता है या प्रकाश संश्लेषण उपापचय दोनों करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि युग्लिना जो होता है इसको यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण और उपापचय दोनों यहाँ पर कर सकता है। युग्लिना जो होता है पौधे की तरह क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, और जानवरों की तरह ये कार्बनिक पदार्थों का सेवन भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर दोनों के समानताएं इसमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आता है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में आता है। तो अमीबा, युग्लिना, नास्टक या पेनिसिलियम। तो यहाँ पर मोनेरा जगत के अंतर्गत हम रखेंगे नास्टक को। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। नास्टक भी एक प्रकार का जो है नीलहरित शैवाल है, और ये प्रोकैरियोटिक होता है, इसलिए ये मोनेरा जगत में आता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के ऊपर हम बात कर चुके हैं। स्पष्ट केंद्रक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, बहुकोशिकीय संरचना होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली यानी कि एक विकसित केंद्रक जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली का अभाव जो होता है वो इसमें देखने को मिलता है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, लाइकेन किसके बीच की सहजीवी संरचनाएं हैं, कवक और शैवाल की।
तो इस प्रश्न के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। कवक और शैवाल की ही ये संरचनाएं जो होती हैं ये सहजीवी संबंध बनाती है। राइजोबियम जीवाणु का कार्य क्या होता है? ये पानी बनाना, विघटन करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना या फिर CO2 का उत्पादन। तो ये करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। मोनेरा में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं इन्हीं के अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है कोशिकाओं की भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की, यानी कि ये बैक्टीरियाओं की कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। नीचे दिए गए जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण नहीं करता? स्पायरोगायरा, क्लोरेला, यूग्लिना या फिर अमीबा। तो यहाँ पर अमीबा जो होती है वो एक प्रोटोजोआ है और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ये अन्न को निगल करके पचाता है। आगे देखते हैं कौन सा प्रोटोजोआ रोग फैलाता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर प्लाज्मोडियम, कई बार हम बात कर चुके हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और ये मलेरिया रोग जो है ये फैलाता है। डाइटोम से मिट्टी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यहाँ पर खाद में, सिलिका उत्पाद में, चारा बनाने में या पेयजल बनाने में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डाइटोम से मिट्टी जो होती है इसका उपयोग सिलिका उत्पाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फंजाई किस प्रकार के पोषण को दर्शाती है? तो यहाँ पर स्वपोषी, परपोषी, मिश्रपोषी या फिर मृतपोषी। तो फंजाई जो है ये मृतपोषी पोषण यानी कि सड़े गली चीज़ों पर ये निर्भर करेंगे और मृतपोषी पोषण इसे कहा जाएगा। एस्परजिलस किस प्रकार का जनन करते हैं? केवल यौन, अलैंगिक, दोनों या फिर विभाजन के द्वारा। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रकार का एस्परजिलस एक प्रकार का कवक है जो अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का यहाँ पर करेगा। कवक किस माध्यम में सबसे अच्छा बढ़ता है, यानी कि ग्रोथ वो कब सबसे ज़्यादा करता है, कौन से माध्यम में करता है? तो सूखी मिट्टी, शुद्ध जल, नम अंधकार वातावरण में या तेज धूप में। तो यहाँ पर नम और अंधकारमय वातावरण जो रहेगा वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है कवक। तो जब इसको नमी मिलेगी तो ये बहुत जल्दी से वहाँ पर ग्रोथ दिखाएगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। माइकोराइजा किसके बीच का सहजीवी संबंध है? कवक और पौधे की जड़ का। 3-4 बार प्रश्न हमें देखने को मिल गया पर अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप। आगे बात करते हैं वायरस किससे बना होता है। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। केवल RNA, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, केवल प्रोटीन या कोशिका से। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए तो ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं इनके वायरस के अंदर, वायरस में एक बाहरी प्रकार का प्रोटीन कवच होता है जिससे को हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं और उसके अंदर DNA या RNA हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की ये बने होते हैं। मतलब इनका एक जो कैप्सिड होता है वो इन दोनों चीज़ों का बना होता है। तो किसी वायरस के अंदर RNA हो सकता है, किसी के अंदर DNA हो सकता है। अब यहाँ ये इस तरह से नहीं लिखा हुआ था तो यहाँ पर इस प्रकार से उसका उत्तर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक है? अमीबा, यूग्लिना, कवक या माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा जो होगा वो हमारा उत्तर बन जाता है प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव होता है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कौन सा शैवाल सबसे सरल होता है? तो यहाँ पर वक्सेरिया है, क्लोरेला है, स्पायरोगायरा है या कैलोट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे सरल शैवाल जो होता है वो क्लोरेला। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अमीबा किस प्रकार का जनन कर सकता है? तो अमीबा यौन, बीजाणु, द्विविभाजन या फिर कंद के द्वारा। तो देखिए अमीबा जो होता है वो द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा यहाँ पर ये जनन जो है कर सकता है, अलैंगिक जनन करता है। तो द्विविभाजन हमारा इसमें उत्तर होगा। विटकर की 5 जगत प्रणाली किस वर्ष दी गई थी? तो यहाँ पर विटकर की जो 5 जगत प्रणाली थी ये कब दी गई थी? इसके ऊपर हमने काफ़ी बार बात की। तो यहाँ पर सीधा उत्तर हम देते हैं 1969 को ये दी गई थी 5 जगत प्रणाली। चलिए, एंडोस्पोर जो है ये किस में पाए जाते हैं? तो एंडोस्पोर जो होते हैं ये वायरस, प्रोटोजोआ, जीवाणु या शैवाल में। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो बन जाता है जीवाणु।
ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती हैं तो वहां पर जीवाणु में एंडोस्पोर बनते हैं जो कि उनको जीवित रखने में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर नहीं करता है? तो यहाँ पर नास्टक, एजिडोबैक्टर, क्लास्ट्रिडियम या एस्परजिलस। तो एस्परजिलस यहाँ पर जो होगा, ये एक प्रकार का कवक है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग नहीं लेता है और ये एक प्रकार का यहाँ पर जीवाणु होता है। तो एस्परजिलस हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये थे इस क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक से हमारे कुछ क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना सुझाव अपने कमेंट्स के रूप में यहाँ पर ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको किस प्रकार के टॉपिक, किस प्रकार के प्रश्न जो है वो समझना है, जानना है, देखना है, तो यहाँ पर आप कमेंट्स में से हमें बता सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।